So hello everyone, welcome back to our channel. My name is Pawan Roniar and in this particular video we are going to revise the alternating current. Okay, so without any delay, let us start with the first topic, अल्टरनेटिंग करंट. व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट? ठीक है. हाँ, तो बेसिकली हम लोग देखें तो एसी और डीसी में क्या डिफरेंस होता है. तो एसी इज ए बाई डायरेक्शनल करंट होता है विच रिवर्स ई डायरेक्शन पीरियोडिकली. ठीक है. हाँ, जैसे अगर हम लोग एसी का ग्राफ बनाएं तो दैट इज दिस सिनोसाइडल मतलब पॉजिटिव नेगेटिव. तो इट रिवर्स इज डायरेक्शन पीरियोडिकली. इस बाई डायरेक्शनल होता है मीनिंग इट्स फ्लो इन द बोथ डायरेक्शन. ठीक है. हाँ, एग्जाम्पल हो गया जो हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आता है वो हमारे पास एसी होता है विथ ए साइनोसोडियल वेव मतलब वो साइन कर्व में होता है. ठीक है. हाँ, नेक्स्ट है हमारे पास डायरेक्ट करंट जो कि होता है जो यूनी डायरेक्शनल होता है, वन डायरेक्शन में बहता है और यूनी डायरेक्शनल फ्लो देता है, यूजुअली हैज ए कांस्टेंट मैग्नीट्यूड एंड कांस्टेंट वोल्टेज देता है. ठीक है. हाँ, एग्जाम्पल हो गया द करंट फ्रॉम ए बैटरी इज डीसी प्रोवाइडिंग ए स्टडी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है. दिस इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ एसी और डीसी. और देखें तो डीसी जो होता है वो फ्लो करता है थ्रू देयर क्रॉस सेक्शन एरिया एंड एसी होता है वो फ्लो करता है थ्रू देयर सरफेस एरिया. ओके. हाँ, नेक्स्ट हमारे पास अ करंट ऑफ ए कांस्टेंट मैग्नीट्यूड कैन बी एसी करंट. यस, इट इज स्क्वायर वेव एसी. ठीक है. हाँ, तो एसी करंट को हम लोग यूजुअली जनरली डिफाइन करते हैं कि बाई डायरेक्शनल होगा और उसका वेरिएबल वोल्टेज होगा. ठीक है. हाँ, लेकिन अगर कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का भी करंट अगर वो देता है तो वो भी एसी हो सकता है, जैसे हमारे पास स्क्वायर एसी का एग्जाम्पल हो गया. ठीक है. हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है अ वेरिएबल करंट इन मैग्नीट्यूड ओनली इज डीसी. ठीक. हाँ, तो ये देखो वेरिएबल करंट इन मैग्नीट्यूड आ गया तो जैसे हमारे पास दिस इज मान लो ये हमारे पास क्या है एसी है, लेकिन अगर ये केवल कांस्टेंट मैग्नीट्यूड मतलब इसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव हो जाए तो ये डीसी की तरह एक्ट भी कर सकता है. जैसे करंट इज वायरिंग फ्रॉम +5A टू 15 +15A मतलब इसका डायरेक्शन पॉजिटिव ही है, डायरेक्शन चेंज नहीं किया. तो इट इज एसी प्लस डीसी हो सकता है या फिर डीसी हो सकता है साइनोसॉइडली. तो देन दिस करंट इज डीसी और एसी प्लस डीसी मिक्सर बट नॉट एसी बिकॉज इट इज नॉट से डायरेक्शनल. ठीक है. ये यूनी डायरेक्शनल है तो यूनी डायरेक्शनल होगा मतलब सिर्फ डीसी होगा. ठीक है. हाँ, नेक्स्ट है एसी को अगर हम लोग सिंपल में देखें तो बाई डायरेक्शनल होता है और डीसी यूनी डायरेक्शनल होता है एंड स्टडी करंट देता है. ठीक है. हाँ, नेक्स्ट है डीसी थ्रू द देयर क्रॉस सेक्शन एरिया फ्लो करता है, एसी सरफेस एरिया फ्लो करता है. मेजरिंग ऑफ करंट के लिए हमारे पास दो क्या बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट आ जाता है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर और हॉट वायर एमीटर. मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ ओनली डीसी एंड हॉट वायर एमीटर यूज होता है बोथ डीसी एंड एसी के लिए. ठीक. मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हम लोग पढ़ चुके हैं, बेस्ड ऑन द टॉर्क पे बेस्ड होता है ऑन ए करंट कॉइल कंडक्टर, जिसकी वजह से वो क्या बोलता है डिफ्लेक्शन बताता है. तो इसका डिफ्लेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है. लेकिन हॉट वायर एमीटर देखें तो हीट लॉस पे बेस्ड होता है, दैट इज हीट लॉस हमारे पास होता है I²RT. ठीक है. हाँ, तो इसमें जो थीटा होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I². दिस इज नॉन लीनियर स्केल होता है और ये लीनियर स्केल होता है. ठीक है. हाँ, तो दोनों में अगर कंपैरिजन देखें तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ओनली डीसी के लिए होता है, हॉट वायर एमीटर दो बोथ डीसी एंड एसी के लिए होता है. ये हीट लॉस पे बेस्ड होता है इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I² होता है और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है. ठीक है. हाँ, नाउ द करंट की अब हम बात करें तो एवरेज वैल्यू पे आते हैं. तो अगर डिस्क्रीट सिस्टम है जैसे I1 I2 I3 अगर आपको कांस्टेंट मैग्नीट्यूड दे दिया है और उसका आई एवरेज निकालना है तो सिंपल हम सबका सम करके और नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर देंगे. नेक्स्ट हमारे पास कंटिन्यूअस सिस्टम, जैसे आपको टी के टर्म्स में जैसे आई दे दिया आपको 2T. ठीक है. हाँ, और वहाँ पे पूछ दे उसका एवरेज, तो आई एवरेज हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ IDT अपॉन DT का इंटीग्रेशन. ठीक है. हाँ, ये हमारे पास बक्सा कंसेप्ट होता है कि किसी भी बक्सा का अगर एवरेज निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ बक्सा DT अपॉन DT कर देते हैं. ठीक है. हाँ, तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा एवरेज वैल्यू. नेक्स्ट हमारे पास RMS वैल्यू. RMS का होता है रूट मीन स्क्वायर, बट हम लोग उसका उल्टा कर देते हैं, पहले स्क्वायर करेंगे फिर उसके बाद इसका मीन निकालेंगे यानी एवरेज, उसके बाद से उसका रूट कर देंगे तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हो जाएगा. तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को हम लोग इसी जैसे निकालते हैं. सबसे पहले हम लोग जो एवरेज निकालें सबसे पहले स्क्वायर करेंगे, उसके बाद उसका एवरेज निकालने के लिए I²DT अपॉन DT से इंटीग्रेशन, उसके बाद उसका रूट कर देंगे तो हमारे पास IRMS वैल्यू आ जाएगी. ठीक है. हाँ, नेक्स्ट हमारे पास RMS वोल्टेज सेम एज हो जाएगा, दैट इज वोल्टेज का सबसे पहले हम लोग स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर किया उसके बाद उसका हमने मीन निकाला उसके बाद उसका रूट कर दिया तो दिस इज ए रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज हो गया. ठीक है. हाँ, अगर कोई इक्वेशन में आपको दे देता है, इक्वेशन में अगर वोल्टेज दे दे जैसे V0 sin ωt तो वहाँ पे V0 पीक वोल्टेज होता है. ठीक है. हाँ, लेकिन अगर वहाँ पे सिर्फ वोल्टेज जैसे जैसे 220 वोल्ट दे दिया तो ये हमारे पास VRMS वोल्टेज देता है. ठीक है, RMS वैल्यू देता है. नेक्स्ट हमारे पास हमारा फुल साइकिल और हाफ साइकिल में हमको वैल्यू ऐड करनी होती है. तो फुल साइकिल में एवरेज वैल्यू ऑफ ए साइन थीटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कॉस थीटा का भी 0 हो जाएगा. ठीक, और साइन थीटा का हाफ वैल्यू, इसका मतलब हाफ वैल्यू में हम लोग एवरेज निकालते हैं, इसका मतलब होता है हमारे पास एवरेज. ठीक है. हाँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2/पाई होता है, याद रखेंगे हाफ साइकिल में एवरेज वैल्यू ऑफ ए साइन थीटा 2/पाई हो जाएगा, कॉस थीटा का भी 2/पाई हो जाएगा. ठीक है. हाँ, साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा का हाफ साइकिल में कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू हाफ हो जाएगा. ठीक. हाँ, तो क्या क्या हुआ एक बार कंक्लूड कर दें, साइन थीटा और कॉस थीटा का फुल साइकिल में 0, हाफ साइकिल में 2/पाई हो जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का 1/2 हो जाएगा हाफ. ठीक है. हाँ, हाफ या फुल साइकिल दोनों में. उसके बाद से 2 साइन थीटा यानी कॉस थीटा मतलब यहाँ पे साइन 2 थीटा का फुल साइकिल में कितना हो जाता है, 0 हो जाता है. एवरेज वैल्यू ऑफ ए I0 sin ωt इन हाफ
साइकिल में भी जीरो और 2/π हो सकता है, ठीक है। अभी हम लोग पढ़े 2/5 हो सकता है, ठीक है, हाफ साइकिल में, लेकिन ये जीरो भी हो सकता है। जैसे हम मान लो यहाँ पे ग्राफ बनाए ये, तो इसका हाफ साइकिल यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे है 2/π, ठीक, हाँ 2/π लिख सकते हैं, ठीक। लेकिन अगर हम लोग हाफ यहाँ से लेंगे तो जितना पॉजिटिव वहाँ से नेगेटिव, तो यहाँ पे हाफ साइकिल में इसका एवरेज वैल्यू जीरो भी हो सकता है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए अल्टरनेटिंग करंट। तो लेट आई का इक्वेशन दे दिया हमारे पास, आई इज इक्वल्स टू I0 sin ω t + 5, ठीक है। हाँ, जहाँ पे देखो टर्म्स हमको एकदम 100% याद होना चाहिए कि क्या क्या है, कौन से बता रहा है। जैसे यहाँ पे I0 हो जाएगा हमारे पास पीक करंट, यहाँ पे ओमेगा जो दिया है दैट इज ओमेगा हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 2πf, दैट इज ओमेगा इज इक्वल्स टू 2πf होता है। यहाँ पे एफ इज द फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे फाई इज द फेज एंगल डी टी है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास नोट, अगर हम लोग आई का फुल साइकिल में देखें तो यहाँ पे साइन है, तो साइन थीटा का क्या होता है, फुल साइकिल में जीरो होता है, हाफ साइकिल में देखेंगे तो 2/π हो जाता है। लेकिन यहाँ पे I0 के टर्म्स में लिखेंगे तो 2/π इंटू I0, तो 2I0/π हो जाएगा, ठीक है। हाँ, जो यहाँ पे दिया है। फिर उसके बाद रूट मीन स्क्वायर करेंगे, तो रूट मीन स्क्वायर हम लोग डायरेक्टली याद रखेंगे, दैट इज IRMS होता है हमारे पास I0/√2, ठीक है, I0/√2, ठीक है। हाँ, सिनोसाइडियल के लिए, ठीक है, और मतलब वही सिनोसाइडियल मतलब साइन और कॉज में दे रहे तब I0/√2 हो जाएगा, ठीक। VRMS हमारे पास कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू V0 पीक वैल्यू अपॉन √2 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, रीडिंग ऑफ एमीटर हमको बता रहा है, दैट इज इक्वल्स टू I²RM। देखो, और किसी भी टर्म्स में जैसे पावर निकालना हो हमारे पास और हमारे पास हीट निकालना हो, तो उसमें हम लोग IRMS ही यूज़ करेंगे। जैसे आई का एच का फॉर्मूला होता है I²RT, लेकिन इसमें हम लोग IRMS वैल्यू ही लेंगे, ठीक है। हाँ, और हमको याद होना चाहिए IRMS I0/√2 एंड VRMS V0/√2, ठीक है। वोल्टेज रिलेशन सेम है, V अगर दे दे V0 sin ω t, तो हम लोग उसको लिख सकते हैं V0 sin ω t को हम लोग लिख सकते हैं 2πf, क्योंकि ओमेगा यहाँ पे 2πf हो जाएगा। नेक्स्ट है VRMS, तो V0/√2 हो जाएगा, डायरेक्ट याद रखेंगे, ठीक। MR स्टार टेबल याद रखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें सिनोसाइडियल और AC वाला याद रखेंगे, दैट इज एवरेज फुल साइकिल में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, हाफ साइकिल में 2I0/π एंड RMS वैल्यू I0/√2 हो जाता है, ठीक है, ये याद है, ठीक। स्क्वायर AC में देखेंगे तो फुल साइकिल जीरो हो जाता है, क्योंकि स्क्वायर AC कुछ ऐसे ग्राफ होता है, देखो दिस ऐसे आया, फिर इधर, फिर उसके बाद से इधर, फिर उसके बाद से इधर, ऐसे कांस्टेंट मैग्नीट्यूड से फैक्टर है, ठीक है। हाँ, तो एवरेज हाफ साइकिल कितना हो जाएगा, इसका एवरेज हाफ साइकिल देखेंगे तो I0 हो जाएगा, एंड फुल साइकिल में RMS वैल्यू भी I0 हो जाएगा, क्योंकि 1 का हम लोग रूट करें, मीन करें, स्क्वायर करें तो 1 ही रहता है, ठीक है। हाँ, ट्राइंगल में देखेंगे तो ये एवरेज फुल साइकिल इसका जीरो हो जाता है, I0/2 एवरेज हाफ साइकिल हो जाएगा, एंड RMS वैल्यू ऑफ ए ट्राइंगुलर AC हो जाता है I0/√2, ये याद रख सकते हैं, ठीक है। हाँ, फुल वेव रेक्टिफायर एंड हाफ वेव रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या होता है, निगेटिव को भी पॉजिटिव कर देता है, ऐसा समझ लो जैसे sin ω t का हम लोग ग्राफ बनाते हैं, उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे। जैसे ये हो गया हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर हो जाएगा, एंड हाफ वेव का बनाएंगे तो यहाँ पे नहीं होगा, निगेटिव का नहीं दिखाएगा, सिर्फ मतलब पॉजिटिव वाले डायरेक्शन का दिखाएगा, निगेटिव वाले को काट के हटा देगा, ठीक है। हाँ, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास है हमारे पास फायर कंसेप्ट MR का, फायर कंसेप्ट MR। ये देखो ये MR टेबल है जो हम लोग SHM में पढ़े हैं, ये आपको याद भी रख सकते हो। जैसे टाइम की वैल्यू निकालना है, फाई चेंज कर दो, या फिर पूछ दे कि जब हम लोग का मतलब करंट जो है पिक करंट के बराबर है, तो ये निकाल सकते हो, ये याद कर सकते हो, या फिर सिंपल आप इक्वेशन याद रखो, इक्वेशन में वैल्यू पुट करो, वहाँ से टाइम की वैल्यू निकाल लो, सिंपल, ठीक है। जैसे इक्वेशन मान लो हमारे पास है, दैट इज I इज इक्वल्स टू I0 sin ω t है, ठीक। हाँ, तो इसमें हम लोग की वैल्यू टाइम निकालना है, तो हम लोग ओमेगा को 2πf रख सकते हैं, यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू देख सकता है, यहाँ पे I को I0 पुट करा सकता है, और यहाँ से पूछ सकता है। जैसे I को I0 पुट करेगा तो टाइम कितना होगा, यहाँ पे I0 लिखेंगे, तो I को I0 लिखेंगे, ठीक है। तो I0 से I0 खत्म हो जाएगा, तो sin 1 कब हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू π/2 पे, तो ω2 को हम लोग π/2 लिख सकते हैं, वहाँ से टाइम निकाल सकते हैं, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट का हमारी स्टार है, जब यहाँ पे हम लोग को मान लो AC और DC दे रहे हैं, और वहाँ पे IRMS पूछिए। अगर सिंपल मान लो DC देता है, ठीक है, सिंपल दे दे B sin ω t, तो हम लोग कैसे निकालते हैं, दैट इज इक्वल्स टू B/√2 कर देते हैं। लेकिन अगर मान लो I हमको दे दे A + B sin ω t, जिसमें A हमारे पास देखो, अगर सिंपल दे दे A + sin ω t है ना, हाँ sin ω t में है, तो ये हमारे को पता है, दैट इज सिनोसाइडियल वेव कर रहा है, तो ये हमारे पास AC है और ये सिंपल DC है, ठीक है। हाँ, तो इस कंडीशन में हम लोग को IRMS निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे, दैट अंडर यूज़ करेंगे, और जो DC होगा DC वोल्टेज या फिर करंट, सिंपल देखो ये हम मतलब इससे DC लिख कर दे रहे हैं कि कन्फ्यूजन नहीं होता, DC का स्क्वायर करेंगे प्लस AC वाले का स्क्वायर/2 कर देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, जैसे IRMS निकाला है, यहाँ पे DC A है तो A का स्क्वायर कर दिया, और AC यहाँ पे B है तो B स्क्वायर/2 कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया IRMS की वैल्यू, ठीक है। जैसे यहाँ पे A sin ω t, दोनों यहाँ पे AC और AC है, तो सिंपल दोनों का क्या करेंगे, AC स्क्वायर/2 करेंगे, तो A स्क्वायर/2 हो जाएगा, B स्क्वायर/2 तो अंडर रूट कर देंगे, तो ये हमारे पास आ गया IRMS। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्वायर वेव AC और ट्रायंगुलर वेव AC का दिया है, जो हम लोग लास्ट मतलब पीछे पेज में पढ़े हैं। तो स्क्वायर वेव AC ऐसे होता है, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का होता है, बस डायरेक्शन अपोजिट होता है, ठीक है। हाँ, बाई डायरेक्शनल होता है, अपोजिट मतलब नहीं है। तो इसका फुल साइकिल में जीरो हो जाता है, हाफ साइकिल में कितना होगा, I0 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, फुल साइकिल में जीरो, क्योंकि इतना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसका IRMS निकालेंगे वो भी I0 के बराबर हो जाएगा। ट्रायंगुलर वेव AC में याद रखेंगे, IRMS I0/√2 हो जाता है, हाफ साइकिल कितना हो जाएगा, I0/2 हो जाएगा, ठीक है। फुल साइकिल में जीरो, फुल साइकिल जीरो, हाफ साइकिल में ट्रायंगल I0/2 एंड उसका IRMS I0/√3, ट्रायंगल में 3, तो इससे याद रखेंगे I0/3, ठीक है। हाँ,
नेक्स्ट हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी करंट वोल्टेज बाय फेज डायग्राम, ठीक है। तो फेज डायग्राम होता है हमारे पास, उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो फेज डायग्राम हम लोग फेज को दिखाते हैं, जहाँ पे हम लोग वोल्टेज हो गया, साइन हो गया, या फिर दो करंट के बीच में कितना फेज डिफरेंस है ये बताएगा, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं, हमारे पास एक्स एक्सिस में साइन ओमेगा टी है। तो पहले आई नॉट साइन ओमेगा टू, तो ये हमारे पास आई वन हो जाएगा यहाँ पे एक्स एक्सिस में। फिर उसके बाद से आई टू है साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। प्लस फाइव मतलब हो गया हमारे पास प्लस एंगल। तो प्लस एंगल हमेशा याद रखेंगे एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंड माइनस फाइव मतलब माइनस एंगल, निगेटिव एंगल हम लोग क्लॉकवाइज दिखाते हैं, ठीक है। हाँ, तो प्लस फाइव यानी इससे प्लस फाइव ऊपर है, तो ये हमारा आई टू हो जाएगा साइन ओमेगा टी से। लेकिन यहाँ पे थर्ड देखेंगे तो आई कॉज ओमेगा टी से माइनस फाइव माइनस डेल्टा, तो ये कॉज ओमेगा टी हमारे पास है, माइनस डेल्टा यहाँ से कर देंगे, तो दिस इज द आई थ्री, ठीक। हाँ, अगर इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कराएं तो हम लोग पहले साइन का ग्राफ बनाएंगे, जो ऊपर है उसको ऊपर कर देंगे, जो नीचे है उससे नीचे कर देंगे। सपोज यहाँ पे दिया है कि साइन का ये हमारा हो गया आई वन, ठीक है। हाँ, दिस इज द आई वन, और जो ऊपर वाला ग्राफ था वो ऊपर चला जाएगा, और जो नीचे वाला है नीचे चला जाएगा। जो जितना नीचे वाई एक्सिस पे होगा वो उतना पीछे होगा, ठीक है। हाँ, मतलब आई से साइन ओमेगा टी से अगर माइनस फाइव में है तो नीचे आएगा, प्लस फाइव में है तो ऊपर जाएगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे दैट इज एसी सोर्स अक्रॉस ए प्योर रेसिस्टेंस, यानी हम लोग प्योर रेसिस्टिव सर्किट पढ़ने जाने, ठीक है। यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स स्टार्ट हो जाएंगे, जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। हाँ, तो एसी से डायरेक्ट हमारे पास एक रेसिस्टेंस जुड़ा है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे ई गिवन है ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई गिवन है हमारे पास आई हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। हाँ, तो इसका फेजर डायग्राम हम लोग डायरेक्टली याद रखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये याद रखेंगे कि जो होता है हमारे पास आई, अगर मानते हैं लेट इधर, तो आई आर हो जाएगा इधर एक्स एक्सिस में, तो वी आर भी इधर ही होता है। मतलब रेसिस्टेंस के लिए आई और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं। अगर यहाँ पे आई एल मतलब कंडक्टर का इंडक्टर का लेते हैं, तो उसका करंट अगर एक्स एक्सिस में मानते हैं तो उसका वी एल उससे मतलब फाइव इज इक्वल टू पाई बाई टू, मतलब पाई बाई टू रेडियन एंगल उससे ज़्यादा होता है। बट वोल्टेज लीड करता है करंट को बाई पाई बाई टू। और वहीं पे अगर हम लोग किसका बात करें, कैपेसिटिव सर्किट का, तो यहाँ पे वोल्टेज ऑफ ए कैपेसिटर लैग करता है करंट से बाई पाई बाई टू से, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया हमारे पास कंक्लूजन, मतलब एक शॉर्ट में मतलब हमने इसको शॉर्ट में ब्रीफ में देख लिया। अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो हमारे पास क्या बोलते हैं, रेसिस्टर का पढ़ना है, ठीक है। तो रेसिस्टर में सेम फेज में होता है क्या, वोल्टेज और करंट, जो कि आई नॉट साइन ओमेगा टी हो जाएगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी हो गया। अगर हम लोग को मान लें यहाँ से आई आर एम एस निकालना था, आई आर एम एस हम लोग कैसे निकालेंगे, तो आई नॉट अपॉन रूट कर देंगे, और वी आर एम एस वी नॉट अपॉन रूट टू, जो ई नॉट अपॉन रूट टू आ गया। हमको आई नॉट की वैल्यू निकालनी है, पीक, तो हम लोग आई नॉट को लिख सकते हैं दैट इज वी बाई आर। तो वी यहाँ पे क्या है, ई नॉट है, और यहाँ पे आर है, दिस इज द आई नॉट वैल्यू आ गया। लेकिन वी आई आर एम एस निकालना होता है, तो आई आर एम एस हमारे पास होता है दैट इज इक्वल टू ई आर एम एस अपॉन रेसिस्टेंस करते, ठीक है। जहाँ पे आई आर एम एस को आई नॉट अपॉन रूट टू एंड ई आर एम एस को ई नॉट अपॉन रूट टू लिखते हैं, ठीक है। हाँ, अब सेम फेज में तो हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे तो सेम फेज में ही बनेगा, मतलब यहाँ पे साइन दोनों बनेगा। लेकिन यहाँ पे आई का ग्राफ थोड़ा सा नीचे हुआ, क्यों होगा, क्योंकि आई इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन आर, तो ई हमारे पास ऊपर है और आई इसका आर टाइम्स कम हो जाएगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे देखेंगे तो ई नॉट और आई दोनों सेम फेज में है, ठीक। हाँ, तो पावर फैक्टर कितना हो जाएगा, कॉस फाइव 1 हो जाएगा, क्योंकि कॉस फाइव होता है हमारे पास कॉस फाइव, तो फाइव हमारे पास 0 डिग्री है, तो कॉस 0 डिग्री 1 हो जाएगा, तो कॉस फाइव 1 आ गया, ठीक है। पावर ड्रॉप याद रखेंगे डायरेक्टली कि कितना होता है पावर ड्रॉप अक्रॉस ए रेसिस्टिव सर्किट। तो जनरली पावर ड्रॉप का फॉर्मूला होता है, यहीं से याद कर लेते हैं, दैट इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस और इंटू कॉस फाइव कर लेंगे। तो कॉस फाइव यहाँ पे 1 हो जा रहा है, तो यहाँ पे आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस डायरेक्टली याद रखेंगे, वो पावर ड्रॉप होता है, जिसको हम लोग वी स्क्वायर बाई आर भी लिख सकते हैं और आई स्क्वायर आर भी लिख सकते हैं, ये हमको पहले से पता है, ठीक है। हाँ, पावर ड्रॉप का फॉर्मूला। नेक्स्ट है हमारे पास एसी सोर्स अक्रॉस प्योर कैपेसिटर, ठीक है। हाँ, यहाँ पे कैपेसिटिव सर्किट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कैपेसिटिव सर्किट जहाँ पे एक कैपेसिटर लगा होगा और एक एसी वोल्ट लगा होता है, इसको लगा देते हैं कैपेसिटर, और यहाँ पे एसी हो गया हमारे पास, ठीक है। हाँ, तो कैपेसिटर में हम लोग पढ़ चुके हैं दैट इज इक्वल टू आई लीड्स करता है वी से, मतलब यहाँ पे आई लीड करेगा वी से, मतलब आई अगर हम लोग एक्स में मानते हैं तो वी हमारे पास नेगेटिव कॉस थीटा में चला जाएगा, अगर इसको साइन ओमेगा टी मानते हैं तो वी हमारे पास माइनस कॉस ओमेगा टी में चला जाएगा, ठीक है। हाँ, चलो करते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पे है ई दे रही है ई नॉट साइन ओमेगा टी एंड ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से अगर आई को निकालते हैं तो आई कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्यू इक्वल्स टू सी वी करेंगे, फिर उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आई आ जाएगा। लेकिन उतना हमको करना नहीं, डायरेक्ट याद रखेंगे कि ई अगर हमारे पास साइन ओमेगा टी में है तो यहाँ पे आई लीड्स करेगा तो वो हमारा कॉज ओमेगा टी में चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा हमारे पास आई नॉट कॉज ओमेगा टी आई हो, तो यहाँ से हम लोग आई को लिख सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू आई नॉट कॉज ओमेगा टी, ठीक है। तो अगर इसको कंपेयर करेंगे तो आई नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज ई नॉट अपॉन एक्सी आ जाएगी। एक्सी क्या है, एक्सी इज द हमारे पास आ जाएगा, एक्सी इज द हमारे पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है, मतलब जैसे मान लो यहाँ पे सर्किट में यहाँ पे पावर ड्रॉप होगा, ठीक है, तो हम लोग इसको एज ए रेसिस्टेंस यूज करेंगे, लेकिन हम लोग रेसिस्टेंस ना बोल के उसके रेसिस्टेंस को, मतलब कैपेसिटिव रेसिस्टेंस को कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं, ठीक है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस जिसकी वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पे 1 अपॉन ओमेगा सी होती है, 1 अपॉन ओमेगा सी, याद रखेंगे डायरेक्ट दैट एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी होती है, जिसको ओमेगा को 2 पाई एफ लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन
टू पाई एफ। यहाँ पे एक्सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है, फ्रीक्वेंसी होता है। तो फ्रीक्वेंसी जितना बढ़ाएंगे उतना एक्सी क्या हो जाएगा, कम रहेगा। तो सिंपल वायर की तरह बिहेव करेगा। फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किस में होती है, तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है दैट इज एसी में। तो एसी में सिंपल वायर की तरह बिहेव करेगा, लेकिन डीसी में फ्रीक्वेंसी जीरो होती है, तो वहाँ पे ओपन वायर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है हाँ। अगर वीसी निकालना है तो आई इंटू हम लोग करते हैं आई इंटू आर करते हैं, तो वीसी हमारे पास कितना हो जाएगा, आई इंटू एक्सी हो जाएगा। ठीक है हाँ। तो हम लोग इसमें मोटा मोटी क्या याद रखें, तो याद रखेंगे दैट इज़ फोर्थ है, दैट इज़ क्या हुआ कैपेसिटर में। तो कैपेसिटर में याद रखेंगे, तो कैपेसिटर में पहला इसका देखेंगे, अगर वोल्टेज दिया है दैट इज इक्वल्स टू, वोल्टेज अगर हमको साइन में दे दिया है तो वोल्टेज को अगर हम लोग लिखें दैट इज़ वी नॉट साइन ओमेगा टी। वी नॉट को ई नॉट भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आई कितना चला जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू आई से पाई बाई टू आगे रहता है, तो आई नॉट हो जाएगा आई नॉट कॉज ओमेगा टी। ठीक है हाँ। जहाँ पे आई नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन आर को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे एक्सी कितना होती है, दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा सी होती है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन 2 पाई एफ सी हो जाएगा। ठीक। तो यहाँ से एक्सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कितना हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया। ठीक। ये हम लोग को पूरा याद रखना है। अगर हमको वी सी निकालना हो तो आई इंटू आर कर देंगे, तो आई इंटू एक्सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रेसिस्टेंस क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। ठीक है हाँ। देखो तो कैपेसिटर लव्स चेंज। ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी और एक्सी के ग्राफ बनाएंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है। तो डीसी फिल्टर, क्योंकि डीसी में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी जीरो होता है, तो फ्रीक्वेंसी जीरो तो यहाँ पे बहुत हाई रेसिस्टेंस देगा, जिसके वजह से ये ओपन वायर की तरफ बिहेव करेगा, जहाँ से करंट फ्लो नहीं करेगा। इसलिए डीसी से करंट फ्लो नहीं करेगा, तो हमको मालूम चल जाएगा यहाँ पे डीसी है। ठीक है हाँ। तो कैपेसिटर बिहेवियर इन डीसी एंड एसी पढ़ेंगे। तो पैरामीटर फ्रीक्वेंसी अगर जीरो है दैट इज डीसी में फ्रीक्वेंसी जीरो होता है, तो यहाँ पे एक्सी इन्फिनाइट होगा, तो ओपन वायर की तरफ बिहेव करेगा, नो करंट फ्लो कराएगा। लेकिन एसी में फ्रीक्वेंसी इन्फिनाइट होगा तो एक्सी जीरो होगा, मतलब वहाँ पे बिल्कुल रेसिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करेगा, तो शॉर्ट सर्किट जैसे बिहेव करेगा, मतलब करंट आराम से फ्लो हो जाएगा, मतलब सिंपल वायर की तरफ बिहेव करेगा। ठीक है। कैपेसिटर बिहेवियर सिंपल वायर इन एसी। ठीक है हाँ। नेक्स्ट है पावर ड्रॉप अक्रॉस द प्योर रेसिस्टर। तो देखो ये से डायरेक्टली याद रखेंगे, जिन दोनों में मतलब जिसके मतलब अगर कैपेसिटर है इंडक्टर है कुछ भी हो, अगर उनके करंट और वोल्टेज में अगर पाई बाई टू का डिफरेंस है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, कॉस फाई जीरो हो जाएगा, जिसके वजह से उसका पावर लॉस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब ये वाटलेस सर्किट हो जाता है, यहाँ पे पावर लॉस जीरो होता है। ठीक है हाँ। पावर लॉस का फॉर्मूला होता है आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस इंटू कॉस फाई, तो कॉस फाई जीरो, इसलिए पावर लॉस जीरो हो जाएगा। ठीक है हाँ। नेक्स्ट है हमारे पास प्योर इंडक्टर। तो प्योर इंडक्टर स्टार्ट करते हैं। तो प्योर इंडक्टर, ठीक है हाँ, आई एम सॉरी, प्योर इंडक्टर। तो प्योर इंडक्टर में क्या होगा, सिम मैच वहाँ पे कैपेसिटर था, तो यहाँ पे इंडक्टर लगेगा और हम पढ़ेंगे। तो इंडक्टर में डायरेक्टली याद रखेंगे, इसका वी क्या होता है, पाई बाई टू आगे होता है, पाई बाई टू आगे होता है करंट से। ठीक है। तो वी अगर हमारे पास कॉज में है तो इसका आई हो जाएगा हमारे पास साइन अगर मतलब आई साइन में है तो यहाँ पे वी कॉज में हो जाएगा। ठीक है। पाई बाई टू से आगे रहता है। ठीक है हाँ। तो यहाँ से आई लैग करेगा वी से, या फिर वी क्या करेगा, वी लीड करेगा आई से बाई पाई बाई टू यहाँ पे फेज हो जाएगा, तो टाइम हो जाएगा टी बाई फोर। ठीक है हाँ। तो वी एल अगर हम लोग मानते हैं ए साइन ओमेगा टी, तो इसका आई हो जाएगा दैट इज, देखो ए साइन में है तो ये कितना हो जाएगा दैट इज, अगर वी हम लोग यहाँ पे मानते हैं तो पाई बाई टू कम हो जाएगा, मतलब यहाँ पे माइनस कॉज में होना चाहिए। देखो यहाँ पे माइनस कॉज में आ गया। ठीक है हाँ। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू आई इज इक्वल्स टू माइनस कॉज ओमेगा टी, आई नॉट कॉज ओमेगा टी, जहाँ पे आई नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई नॉट हो जाएगा ई नॉट अपॉन ओमेगा एल। तो यहाँ पे ओमेगा एल क्या है, रेसिस्टेंस की वैल्यू है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इंडक्टिव रेसिस्टेंस कहते हैं इसको, तो इसको हम लोग एक्सेल से डोनेट करते हैं, जो कि होता है ओमेगा एल। तो यहाँ पे एक्सेल इज डायरेक्टली इज इक्वल्स टू ओमेगा एल, एक्सेल इज इक्वल्स टू ओमेगा एल होता है। ठीक है हाँ। जहाँ पे एक्सेल इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ इंटू एल लिख सकते हैं, तो यहाँ पे एक्सेल को हम लोग लिख सकते हैं दैट इज एक्सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी जितना ज़्यादा होगा उतना ही एक्सेल ज़्यादा होगा, मतलब ये एसी में क्या करेगा, ओपन वायर की तरफ बिहेव करेगा, एंड फ्रीक्वेंसी जीरो, यानी डीसी में सिंपल वायर की तरफ बिहेव करेगा। ठीक है हाँ। वैसे भी हमको पता है इंडक्टर को चेंज बिल्कुल नहीं पसंद है, तो एसी में काम ही नहीं करेगा। ठीक है हाँ। नेक्स्ट हमारे पास वीएल निकालना है, दैट इज इक्वल्स पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर, तो वो हो जाएगा आई इंटू आर, लेकिन यहाँ पे आर को हम लोग क्या एक्सेल से डिनोट करेंगे, तो आई इज इक्वल्स टू एक्सेल हो जाएगा, आई इंटू एक्सेल हो जाएगा, दैट इज वीएल। ठीक है। पैरामीटर डीसी में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी जीरो होता है, फ्रीक्वेंसी जीरो, तो यहाँ पे एक्सेल जीरो, तो यहाँ पे एक्सेल जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक्सेल इज इक्वल टू ओमेगा एल होता है, तो यहाँ पे सिंपल वायर की तरफ बिहेव करेगा इन डीसी। लेकिन एसी में चेंज होगा, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इन्फिनाइट, एक्सेल इन्फिनाइट, रेसिस्टेंस जगह जहाँ पे ओपन वायर की तरफ बिहेव करेगा, नो करंट फ्लो करेगा। ठीक है हाँ। तो फॉर डीसी फ्रीक्वेंसी जीरो हो जाएगा, तो सिंपल वायर की तरफ बिहेव करेगा। एसी में फ्रीक्वेंसी इन्फिनाइट होता है, तो एक्सेल इन्फिनाइट, मतलब इन्फिनाइट रेसिस्टेंस भी देगा, तो यहाँ पे ओपन वायर की तरफ बिहेव करेगा। ठीक है हाँ। नेक्स्ट है हमारे पास पावर लॉस। तो पावर लॉस इसमें भी जीरो होगा, क्यों, क्योंकि इसमें भी कॉस फाई जीरो होता है, क्योंकि यहाँ पे आई और वी में पाई बाई टू का डिफरेंस होता है, तो कॉस फाई जीरो हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट ये ग्राफ पूरा मिक्स कर दिया है, तो इसको हम लोग इजीली यहाँ पे अगर तीन ग्राफ हैं यहाँ पे एक ही में दे दिया है। पहला है रेसिस्टर और फ्रीक्वेंसी, दूसरा है कैपेसिटर एक्सी कैपेसिटेंस रेसिस्टेंस, और दूसरा है एक्सेल और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का
हम यहाँ पे रेसिस्टेंस क्यों बना रहे हैं, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है। तो फ्रीक्वेंसी में रेसिस्टेंस बिल्कुल नहीं फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, वो हमेशा आर की वैल्यू वहाँ पे कांस्टेंट ही रहेगी, ठीक है। लेकिन एक्सी क्या होता है, तो एक्सी हमारे पास पता है 1/ω/c होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका ग्राफ ऐसे बन जाएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और यहाँ पे एक्सल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, तो ये स्ट्रेट लाइन चला जाएगा, ठीक है। हाँ, तो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन फॉर एक्सल है, दैट इज यहाँ पे देख लेंगे, एक्सल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी, दिस इज एक्सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी, एंड ये हो जाएगा रेसिस्टेंस विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का हो जाएगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास सीरीज आर एल सर्किट, तो इसमें हम लोग रेसिस्टेंस और इंडक्टर लगाएंगे। तो अगर हम लोग सीरीज से मतलब क्या बोलते हैं, किससे समझिए, फेजर डायग्राम से, तो आर और एल है। तो आर हमारे पास इस साइड होता है, तो इसका आई आर इधर ही है और वी आर इधर ही रहेगा, ठीक है। हाँ, और इंडक्टर का अगर हम लोग आई एल इधर ही माने, तो हम लोग का इंडक्टर का वी एल इधर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे आ गया हम लोग फेजर डायग्राम। तो सबसे पहले फेजर डायग्राम से ही पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके बाद हम लोग उसमें इक्वेशन में जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो इसका कितना आएगा, अगर वी नेट निकालें तो वी नेट हमारे पास इतना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट हो जाएगा वी एल स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर हो जाएगा, दिस इज द वी नेट स्क्वायर। अगर हम जेड इसका इंपीडेंस निकालते हैं, तो वी आर का रेसिस्टेंस, देखो रेसिस्टेंस की वैल्यू निकालना है, तो इसका रेसिस्टेंस इधर है, इसका रेसिस्टेंस इधर, तो 90 डिग्री पर रहेगा, तो उसका हम लोग करेंगे दैट पाइथागोरस से सम करेंगे, तो कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर, ठीक है। हाँ, तो हमारे पास जेड आ गया, या हमारे पास वी नेट आ गया, ठीक है। हाँ, तो कॉस फाई कितना हो जाएगा, तो कॉस फाई हो जाएगा दैट इज कॉस थीटा, तो दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस हमारे पास वी आर है, तो वी आर अपॉन वी नेट लिख सकते हैं। और इसके वैल्यू याद रखेंगे, कॉस फाई हमेशा आर बाई जेड होता है, ठीक है, कॉस फाई हमेशा आर बाई जेड होगा, कॉस फाई हमेशा आर बाई जेड होगा, कॉस फाई आर बाई जेड होगा, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया हमारे पास मोटा मोटी बात। अगर हम लोग इसका वी निकालें, दैट इज इक्वल टू वी हमारे पास हो जाएगा दैट इज इक्वल टू आई इंटू एक्स कर देंगे, आई इंटू एक्सल कर देंगे, ठीक। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, तो क्या दिया है, दैट इज वी नेट अगर हमारे पास ई नॉट साइन ओमेगा टी है, तो आई हमारे पास हो जाएगा दैट इज आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है, ठीक। हाँ, क्योंकि इसका आई नॉट यहाँ पे है, वी को हम लोग साइन ओमेगा टी में माने हैं, तो आई यहाँ पे कम होगा, क्योंकि अगर ये देखो यहाँ पर आई इधर माने तो वी इधर था, अगर वी इधर मानेंगे तो आई से नीचे चला जाएगा, ठीक है। हाँ, वी नेट यहाँ पे क्या है, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट वी एल स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर, डायरेक्टली याद रखेंगे, ठीक है। हाँ, वी नेट करेगा वी नेट लीड्स आई बाई द 5, क्योंकि यहाँ पे आई हम लोग एक्स एक्सिस मानेंगे, तो यहाँ पे वी नेट हमेशा इसे 5 डिग्री ऊपर ही आएगा, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज कॉस 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज वी आर अपॉन वी नेट, जो कि आर बाई जेड के बराबर होगा, ठीक है। हाँ, tan फाई निकालने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम लोग कॉस फाई निकालेंगे, क्योंकि एंगल के लिए होता है, ठीक है। हाँ, इंपेडेंस हो जाएगा दैट इज जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, ठीक। जो मेन बात है वही याद रखेंगे, दैट इज वी हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट वी एल स्क्वायर, देखो सिंपल, दो है ना, दो है हमारे पास, दोनों 90 डिग्री पे, तो वी एल स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर हो जाएगा, जहाँ पे वी नेट लीड करेगा आई सी। इंपेडेंस हो जाएगा जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, कॉस फाई हो जाएगा दैट इज वी आर अपॉन वी नेट, जो कि आर बाई जेड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फेस डिफरेंस देखेंगे तो वही कॉस फाई बता देगा हमको, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास आर सी सर्किट, आर सी हमारे पास आर सी अगर देखें तो आर हमारे पास एक्सिस में चला जाएगा, माइनस वाई में चला जाएगा, दैट इज सी। तो वी सी यहाँ पे है, वी आर इधर पे है, इधर है आई आर इज इक्वल टू आई सी, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे ये भी पाई बाई 2 का डिफरेंस, तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी इज लैग फ्रॉम द आई बाई द फाइव से, ठीक है, 5 एंगल से यहाँ पे लैग करेगा, यहाँ पे करंट आगे होगा। लेकिन यहाँ पे देखें थे आर एल में क्या था, आर एल में वी नेट लीड कर रहा था, ठीक है। यहाँ पे वी नेट आ जाएगा, वो करेगा लैग, कितना होगा, दैट इज वी नेट यहाँ पर सेम हो जाएगा, दैट इज वी आर स्क्वायर प्लस वी सी का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे जेड कितना हो जाएगा, दैट इज वही रेसिस्टेंस स्क्वायर प्लस यहाँ पे एक्सी का होल स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। हाँ, यहाँ पे कॉस फाई कितना हो जाएगा, दैट इज वी आर अपॉन वी नेट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, जो कि आर बाई जेड के बराबर होगा, ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज आरसी सर्किट में हो जाएगा आई नॉट हो जाएगा ई नॉट अपॉन जेड, ठीक है। हाँ, यहाँ पर भी आई नॉट हो जाएगा दैट ई नॉट अपॉन जेड होगा, लेकिन यहाँ पे जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। यहाँ पे जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर का रूट हो जाएगा, तो यहाँ पर भी वही था, ठीक है। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक्सएल था, यहाँ पे एक्सी हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे वी नेट हो जाएगा अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर हो जाएगा, आई नॉट हो जाएगा ई नॉट अपॉन जेड, क्योंकि वी बाई आर लिखेंगे, यहाँ पे आर नेट लिखेंगे, जेड इंपीडेंस वाला। यहाँ पे वी नेट लैग करेगा आई से बाई 5 से, ठीक। यहाँ पे जेड हो जाएगा दैट इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर, ये बहुत बार पढ़ चुके हैं। यहाँ पे कॉस 5 हो जाएगा वी आर अपॉन वी नेट, जो कि हो जाएगा आर बाई जेड, ठीक है। तो इसमें 3 चीजें याद रखेंगे, दैट वी नेट कितना हो जाएगा अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर, जेड कितना हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। और कॉस फाई कितना हो जाएगा आर बाई जेड, जो कि हो जाएगा वी आर अपॉन वी नेट, ठीक है। और याद रखेंगे दैट इसमें वोल्टेज होता है, नेट वोल्टेज लैग करता है करंट से बाई 5 एंगल, ठीक है। कितना होता है 5, आर बाई जेड होता है कॉस फाई, ठीक है। हाँ, आई नोट का क्या लिख सकते हैं, वी बाई आर, तो हो जाएगा ई नोट अपॉन जेड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एलसी सर्किट में क्या होता है, सिंपल होता है बहुत, क्योंकि एल ऊपर होता है और सी नीचे होता है, ठीक। तो इसमें हम लोग वी नेट लिखेंगे, तो वी नेट कितना हो जाएगा, अगर जो ज़्यादा होगा उससे कम में से माइनस करने के, सिंपल। तो वी नेट हमारे पास हो जाएगा दैट इज इक्वल टू वी एल माइनस वी सी हो जाएगा, आर आई इधर हो जाएगा, ठीक है। तो इंपेडेंस भी निकालेंगे तो सेम हो जाएगा एक्सएल माइनस एक्सी, जो ज़्यादा होगा उसमें से कम को माइनस कर देंगे, ठीक। आई नोट हो जाएगा ई नोट अपॉन जेड, जेड की वैल्यू हो जाएगी एक्सएल माइनस एक्सी। ये कंडीशन माना है जब यहाँ पे वी एल इज ग्रेटर देन वी सी है, ठीक है। तो नेट वोल्टेज हो जाएगा वी एल माइनस वी सी और नेट इंपीडेंस हो जाएगा एक्सएल माइनस एक्सी, ठीक है। हाँ, वी नेट करेगा लीड से आई बाई 5 से, लेकिन अगर यहाँ पे कब है, जब यहाँ पे एल को हम लोग ज़्यादा माने, अगर यहाँ पे वी सी इज ग्रेटर देन वी एल होता है तो यहाँ पे आई करता लीड करता वी नेट से बाई 5 एंगल, ठीक है। हाँ,
नेक्स्ट है हमारे पास सीरीज LCR। जब हम लोग तीनों को ऐड कर देंगे, मतलब तीनों को एक सर्किट में रखेंगे, तब कैसा होता है सर्किट, ठीक। तो अगर इसको हम लोग अगर फेजर डायग्राम से समझें तो इधर हमारे पास हो जाएगा दैट इज़ VR, इधर ही हमारे पास हो जाएगा दैट इज़ IR, IC और IL हम लोग मानते हैं इधर, ठीक है, लेट कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ से हमको पता है दैट इज इक्वल्स टू दैट इज कंडक्टर, मतलब इंडक्टर के करंट से उसका वोल्टेज π/2 आगे रहता है, तो VL इधर हो जाएगा, और उसके बाद करंट IC से VC कैसा होता है, π/2 पीछे रहता है, ठीक। तो ये हमारे पास नेट आ गया। अगर मान लो पहला कंडीशन लेते हैं, VL इज ग्रेटर देन VC, तब क्या हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा नेट वोल्टेज इसका, मतलब इन दोनों के सम का नेट वोल्टेज यहाँ पे आ जाएगा VL माइनस VC, ठीक। और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास VR, तो नेट वोल्टेज कुछ इधर आएगा जो कि I से 5 एंगल ज़्यादा होगा। कितना होगा, दैट इज़ यहाँ पे V नेट आ जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा, तो हम लोग के पास V नेट हो जाएगा दैट इज़ अंडर रूट VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR का इस होल स्क्वायर, ठीक है, पाइथागोरस से आ गया, ठीक। यहाँ से Z कितना हो जाएगा, Z सिंपल हो जाएगा VL को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज VL का रेजिस्टेंस हो जाएगा हमारे पास XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस हमारे पास R का होल स्क्वायर, ठीक है। दिस इज Z, दिस इज द V नेट आ गया हमारे पास। cos फाई कितना हो जाएगा, तो cos फाई हमारे पास हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू VR अपॉन V नेट, जो कि हमेशा होता है, और यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं R/Z, ठीक है। हाँ, ये हो गया। लेकिन अगर इसका केस 2 हम लोग मानते हैं जहाँ पे हो जाएगा VC इज ग्रेटर दैन VL, ठीक है। तो VC अगर ग्रेटर दैन VL हो जाएगा तो हमारे पास नेट वोल्टेज होगा इन दोनों का, XL और XC का, सॉरी VL और VC का, तो नीचे आ जाएगा कितना हो जाएगा, VC माइनस VL हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे हो जाएगा VR, तो नेट वोल्टेज हो जाएगा जो कि 5 एंगल कम होगा, मतलब 5 एंगल लैग करेगा बाय द करंट, और उसका वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो V नेट यहाँ पे हो जाएगी दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट, यहाँ पे हो जाएगा VC माइनस VL का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है। हाँ, प्लस R स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी VR स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। इसका इंपीडेंस कितना हो जाएगा, दैट इज अंडर रूट हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे XC माइनस XL का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा दैट इज R स्क्वायर, ठीक। हाँ, ये हो गया इंपीडेंस। cos फाई कितनी हो जाएगी, तो cos फाई उतना ही आएगी, दैट इज इक्वल्स टू VR अपॉन V नेट आ जाएगा, जिसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास R/Z, ठीक है। हाँ, दिस इज द मोटा मोटी बात। और यहाँ पे याद रखेंगे जब VL इज ग्रेटर दैन VC होगा तो नेट वोल्टेज क्या होगा, नेट वोल्टेज I से क्या करेगा, लीड करेगा बाय द एंगल फाई। लेकिन अगर VC ग्रेटर होगा तो यहाँ पे I से क्या करेगा, नेट वोल्टेज यहाँ पे लैग करेगा बाय एंगल फाई, ठीक है। हाँ, चलो अब इसको देखते हैं हम लोग, सर्किट डायग्राम से पढ़ते हैं। यहाँ से L, C और R लग गया है। यहाँ पे I इज इक्वल्स टू I जो करंट होगा क्योंकि सीरीज में है, तो I इज इक्वल्स टू IL इज इक्वल्स टू IC इज इक्वल्स टू IR, इंस्टेंटेनियस करंट सब में सेम होगा। यहाँ पे देखेंगे इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, तो सबका सम हो जाएगा दैट इज VL प्लस VC प्लस VR। नेक्स्ट है इंस्टेंटेनियस की बात किया है, ठीक है। हाँ, एवरेज कभी भी बराबर नहीं होगा। पीक करंट यहाँ पे नॉट इक्वल होगा, ठीक है, और पीक वोल्टेज यहाँ पे इक्वल हो जाएगा, लेकिन पीक करंट सबका इक्वल नहीं होगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास अगर देखो यहाँ पे क्या माना है, इंडक्टिव LCR अगर VL इज ग्रेटर दैन VC है तो हमारे पास सेम है ये कंडीशन हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं हम लोग इंडक्टिव LCR, इंडक्टिव LCR, ठीक है। हाँ, और इंडक्टिव LCR हो गया। लेकिन अगर VC इज ग्रेटर दैन VL हो गया तो हमारे पास कैपेसिटिव LCR, ठीक है। तो यहाँ पे पहला इसको माना है दैट इज VL इज ग्रेटर दैन VC, दैट इज इंडक्टिव LCR की बात किया है, तो यहाँ पे नेट वोल्टेज आ गया दैट इज VL ग्रेटर है, यहाँ पे नेट वोल्टेज ऊपर चला जाएगा दैट इज VL बाई VC हो जाएगा, तो V नेट निकालेंगे तो VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR का होल स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा। यहाँ पे V नेट लीड करेगा I से बाई एंगल फाई, जिसकी वैल्यू हो जाएगी दैट इज इक्वल्स टू दैट इज नेट इंपीडेंस VL माइनस VC अपॉन VR हो जाएगा, वही हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू, सॉरी ये tan फाई है, हम लोग को cos फाई से मतलब है, तो cos फाई हो जाएगा VR अपॉन V नेट जो कि R/Z के बराबर हो जाएगा। नेट हमारे पास इंपीडेंस की वैल्यू हो जाएगी दैट यहाँ पे XL ज़्यादा है तो XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। हाँ, I नॉट हो जाएगा E नॉट अपॉन Z जो कि पता है, Z की वैल्यू यहाँ पे गिवन है। नेक्स्ट देखते हैं हम इसके ग्राफ को, दैट इज LCR के ग्राफ को। तो इस LCR का ग्राफ कुछ ऐसा है। पहले क्या होगा, दैट इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो इंपीडेंस कम होगा, सॉरी दिस कहाँ से आ गया, इंपीडेंस कम होगा, उसके बाद से एफ नॉट की वैल्यू आ जाएगी जहाँ पे जेड मिनिमम आर के बराबर होता है, उसके बाद से क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंपीडेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो पहले क्या हो जाएगा, इफ फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस फ्रॉम 0 देन द इंपीडेंस फर्स्ट डिक्रीज एंड देन इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो जहाँ पे डिक्रीज हुआ वो हमारे पास कैपेसिटिव सर्किट होता है, क्योंकि कैपेसिटिव सर्किट के लिए फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से उसकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से उसका रेसिस्टेंस कम होता है, ठीक है। लेकिन इंडक्टिव सर्किट के लिए फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से उसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है, मतलब एक्सेल ज़्यादा होता है, ठीक है। हाँ, तो दिस इज द ग्राफ, ठीक है। हाँ, यहाँ पे LCR लिए हैं तो R है, इसीलिए यहाँ पे जेड मिनिमम आ गया है। लेकिन अगर यहाँ पे R नहीं होता, सिर्फ क्या होता है LC सर्किट होता, तो यहाँ पे ये जेड मिनिमम यहाँ पे होता दैट इज इक्वल्स टू 0 के बराबर होता है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है हमारे पास पावर ड्रॉप कितना होगा, तो पावर ड्रॉप का फॉर्मूला डायरेक्ट हमको याद रखेंगे और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, दैट इज इक्वल्स टू IRMS VRMS इंटू cos फाई की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू VR अपॉन V नेट जो कि R/Z के बराबर होता है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास रेजोनेंस इन ए सीरीज LCR सर्किट, रेजोनेंस कंडीशन हम पढ़ते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस होता है जहाँ पे XL की वैल्यू XC के बराबर हो जाए, यानी VL की वैल्यू VC के बराबर हो जाए, ठीक है। हाँ, जब ये दोनों बराबर हो जाएगा तो यहाँ पे जो ए नेट वाला हो जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा, V नेट किसके बराबर आ जाएगा, इसको फेजर डायग्राम से बहुत आसान समझ सकते हैं, VR के बराबर आ जाएगा, ठीक है। cos फाई कितनी हो जाएगी, cos फाई 0 डिग्री हो जाएगी, क्योंकि इधर ही I आ गया, इधर ही V आ गया, ठीक है। हाँ, तो इसमें पावर ड्रॉप भी क्या हो जाएगा, दैट इज पावर ड्रॉप भी 0 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, सॉरी
पावर ऑफ जीरो नहीं होगा क्योंकि कॉस फाई जीरो है, सॉरी कॉस फाई वन आ जाएगा ना, हाँ क्योंकि फाई 0 डिग्री हो जाएगा तो कॉस फाई वन की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी इसके लिए कॉस फाई वन आ जाएगी तो पावर ऑफ नॉट इक्वल टू जीरो आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो यहाँ से हम लोग एक चीज़ निकाल सकते हैं, डैट इज इक्वल टू हम लोग ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो जाती है 1/√LC, डैट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद रखेंगे। डैट इज फ्रीक्वेंसी डैट इज इक्वल टू रेजोनेंस में, रेजोनेंस कंडीशन में डैट इज ओमेगा की वैल्यू हो जाती है 1/√LC, 1/√LC कैसे आया, डैट इज ओमेगा एल को हम लोग 1/ओमेगा C लिख सकते हैं, एक्सएल और एक्सी को बराबर लिख के, यहाँ से ओमेगा चला जाएगा, एल नीचे चला जाएगा तो √LC हो जाएगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी 1/2π √LC हो जाएगा, सिंपल एक ही याद रखेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC हो जाएगा, जेड मिनिमम आर के बराबर हो जाएगा एंड वी नेट वी आर के बराबर हो गया, ठीक है। हाँ नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला डैट इज फेजर डायग्राम, इसका देखेंगे तो वी एल और वी सी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा डैट इज वी नेट आ जाएगा वी आर के बराबर और यहाँ पे आई इधर है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ पे फेज डिफरेंस 0 डिग्री हो जाएगा तो कॉस फाई 1 हो जाएगा, कॉस फाई को हम लोग पावर फैक्टर करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा पावर लॉस वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, ठीक है। हाँ आई मैक्स हो जाएगा डैट इज इक्वल टू ई बाई आर, क्योंकि यहाँ पे जेड इज इक्वल टू जेड आ जाएगा, जेड मिनिमम हो जाएगा डैट इज इक्वल टू आर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे ई बाई आर है, इसको अच्छे से नहीं दिख रहा है तो इसको अच्छे से लिख देंगे, यहाँ पे पावर मैक्सिमम हो जाएगा, पावर मैक्सिमम हो जाएगा डैट इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, तो यहाँ पे ई नॉट स्क्वायर अपन 2 आर हो जाता है, पावर मैक्सिमम यहाँ पे हो जाएगा ई नॉट स्क्वायर अपन 2 आर, डायरेक्ट याद रखेंगे, ठीक है। हाँ नेक्स्ट हमारे पर वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ जो कि हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि रेसिस्टेंस और फ्रीक्वेंसी, रेसिस्टेंस और फ्रीक्वेंसी, रेसिस्टेंस और फ्रीक्वेंसी में कोई नहीं होता है तो इंडिपेंडेंट होता है, तो यहाँ पे एक सिंपल कांस्टेंट का ग्राफ बन जाएगा। एक्सी और फ्रीक्वेंसी, तो एक्सी इज इनवर्सली क्या होता है, एक्सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा C होता है जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होगा तो हाइपरबोला बन जाएगा, और एक्सएल इज एक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, ठीक है। हाँ अब आते हैं एक्स और फ्रीक्वेंसी, जेड और फ्रीक्वेंसी के ग्राफ देखने हैं, इम्पीडेंस और फ्रीक्वेंसी, सॉरी हाँ सही है, इम्पीडेंस और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ देखते हैं, ठीक है। इंपीडेंस और फ्रीक्वेंसी फॉर ए एल आर सर्किट, तो एल आर में हमको पता है डैट इज फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जेड की वैल्यू बढ़ेगी क्योंकि एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक। लेकिन यहाँ पे आर भी है तो हम लोग मिनिमम रेसिस्टेंस आर मानेंगे, ठीक है, मिनिमम रेसिस्टेंस आर, और वहाँ से ग्राफ को हम लोग ऐसे बढ़ा देंगे, ठीक है। हाँ तो दिस इज द जेड वैसे इंपीडेंस वैसे फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है फॉर ए एल आर सर्किट, जहाँ पे ये जेड मिनिमम आर के बराबर है, ठीक है। हाँ नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज जेड और फ्रीक्वेंसी ग्राफ हम लोग देखेंगे डैट इज इक्वल्स टू आर सी के लिए, तो यहाँ पर भी जेड मिनिमम आर के बराबर होगा, लेकिन यहाँ पे सी के लिए क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है दैट इज फ्रीक्वेंसी जैसे ही बढ़ाते हैं तो यहाँ पे एक्सी की वैल्यू क्या होती है, कम हो जाती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से एक्सी की वैल्यू कम हो जाती है, तो ये ग्राफ ऐसे आ जाएगा जहाँ पे जेड मिनिमम आर के बराबर होगा, ठीक है। हाँ क्योंकि अगर हम लोग क्या लिखें, जेड की वैल्यू लिखें आर सी ग्राफ के लिए कितना होता है, एक्सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। हाँ ये होता है, ठीक। तो एक्सी इसमें फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो एक्सी कम हो जाएगा, ठीक। तो ये वाला ग्राफ बन जाएगा जो कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, एक्सेल का ये। अब एलसी का बनाते हैं तो एलसीआर में बस हम लोग जेड मिनिमम हटा देंगे तो सेम ग्राफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पहले क्या होगा, पहले देखो इंडक्टिव होगा तो सबसे पहले क्या होगा, इसका जेड इंपेडेंस कम होगा जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, उसके बाद से क्या कैपेसिटी हो जाएगा तो जेड बढ़ेगा जैसे ही फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, ठीक है। हाँ जेड बढ़ता है और यहाँ पे जेड कम हो जाता है, ठीक है, जेड कम, सॉरी ये कैपेसिटी हो जाएगा हमारे पास और ये हमारे पास इंडक्टिव हो जाएगा, ठीक है। हाँ क्योंकि इंडक्टिव के लिए जेड की वैल्यू बढ़ती है और कैपेसिटिव के लिए जेड की वैल्यू कम होती है एट फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से, ठीक है। हाँ नेक्स्ट हमारे पास क्वालिटी फैक्टर होता है, दैट इज फ्रीक्वेंसी पिक होता है, जहाँ पे अगर रेडियो में फ्रीक्वेंसी पिक बनाते हैं क्योंकि रेडियो के अंदर एलसीआर सर्किट होता है जहाँ पे फ्रीक्वेंसी पे, जैसे मान लो एक फ्रीक्वेंसी पे एक गाना आ रहा है, दूसरे फ्रीक्वेंसी दूसरा गाना, तो एलसीआर सर्किट कुछ ऐसे मैनेजेबल होता है कि जब हम लोग उसको चेंज करते हैं तो फ्रीक्वेंसी एक फ्रीक्वेंसी पे आ जाता है जिसका पिक, और फ्रीक्वेंसी से जैसे सेट होता है वो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मैच हो जाती है और हमको गाना बजता है, ठीक। तो अगर दो रेडियो है, जैसे मान लो एक रेडियो है रामलाल का, एक है एमआर का रेडियो, अगर इसका फ्रीक्वेंसी पिक एकदम शार्प है जैसे एमआर रेडियो का, एमआर सर का, तो यहाँ पे हो जाएगा दैट इज फ्रीक्वेंसी पिक अगर शार्प है तो अच्छे से एक ही फ्रीक्वेंसी पकड़ेगा तो यहाँ पे वेरी गुड क्वालिटी आएगा, लेकिन यहाँ पे देखो एक साथ बहुत सारी फ्रीक्वेंसी आ जाएंगे तो ये बैड क्वालिटी आ जाएगा, ठीक है। हाँ तो द शार्पर पिक ऑफ एमआर रेडियो इंडिकेट द हायर क्वालिटी फैक्टर कंपेयर टू रामलाल रेडियो, दिस मीन्स एमआर रेडियो हैज ए बेटर क्वालिटी रेजोनेंस, ठीक है। हाँ तो रेजोनेंस कंडीशन पे होता है, तो जैसे इसका ग्राफ हम लोग याद रखेंगे, ग्राफ होता है जैसे कुछ आई और एफ में ग्राफ होगा, जहाँ पे आई मैक्स होगा वो हमारे पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है, लेकिन यहाँ पे आ जाएगा आई मैक्स अपॉन √2 जहाँ पे हम लोग को 2 मिलता है F1 और F2, जिसके बीच का हम लोग फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या करते हैं, बैंडविड्थ करते हैं, जिसको हम लोग डेल्टा ओमेगा से दिखाते हैं, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे देखो ये पूरा याद रखने से अच्छा है डायरेक्टली हम एक ही चीज़ याद रखेंगे जिस पे क्वेश्चन आता है, दैट इज बैंडविड्थ। बैंडविड्थ में क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, तो क्वालिटी फैक्टर हमारे पास हो जाता है जैसे ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, क्वालिटी फैक्टर हो जाएगा दैट इज ओमेगा नॉट अपॉन डेल्टा ओमेगा इज इक्वल्स टू हो जाएगा डेल्टा ओमेगा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, R/L लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ यहाँ से हो जाएगा ओमेगा नॉट अपॉन R/L जिसको हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा नॉट L/R जो कि XL/R के बराबर है, ठीक है। हाँ ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया। इससे भी इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला होता है जो कि इधर दिया है, दैट इज इक्वल्स टू क्वालिटी फैक्टर, जो कि एकदम हमेशा याद होना ही चाहिए, मतलब अगर क्वालिटी फैक्टर पे क्वेश्चन आता है तब क्या, क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास XL/R इज इक्वल्स टू XC/R, ठीक है, XL/R इज इक्वल्स टू XC/R जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू क्वालिटी फैक्टर को 1/√LC इंटू L/R लिख सकते हैं या फिर 1/R इंटू √LC लिख सकते हैं। अगर कोई एक ऐड होगा तो दूसरा हम लोग ड्राइव कर लेंगे, ठीक है। तो क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, तो क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास XL/R इज इक्वल्स टू XC/R, ठीक है, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्वालिटी फैक्टर को लिख सकते हैं 1/√LC इंटू L/R, ठीक है। हाँ ये LC है,
जहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/r इंटू √L/c, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास हमारी स्टार, ये तो हम लोग पहले ही पढ़े, दैट इज इक्वल टू, अगर सिनुसाइडल ग्राफ है तो उसके आई एवरेज अगर हाफ साइकिल में देखेंगे तो कितना हो जाएगा 2/पाई, तो आई नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे, आई का ग्राफ है तो 2i0/पाई हो जाएगा। अगर आई एवरेज हम लोग फुल साइकिल में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ साइकिल में देखें तो यहाँ पे जीरो भी हो सकता है, जो कि यहाँ से यहाँ तक लिखा है, तो वही हम लोग एक्सप्लेन किए थे। तो अगर यहाँ से यहाँ तक का हम लोग हाफ साइकिल लेंगे तो जीरो हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक हाफ साइकिल लेंगे तो 2i0/पाई हो जाएगा, जैसे यहाँ से यहाँ का भी लेंगे तभी भी जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या करता है, तो ट्रांसफार्मर ये बेस्ड ऑन किस पर होता है, बेस्ड होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस पे, और इसका काम होता है स्टेप अप एंड स्टेप डाउन वोल्टेज करना है। जैसे मान लो एक वोल्टेज वी आ रहा है, तो अगर उसको हमको बढ़ाना है तो ट्रांसफार्मर का यूज़ करेंगे या फिर कम करना है करेंगे, ठीक है। हाँ, ये वोल्टेज रेगुलेटर होता है। अगर इसका प्रिंसिपल देखें तो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है। अगर थोड़ा सा टाइम लेके समझ ले कैसे होता है, तो हमको पता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को ऐसे स्क्वायर लूप ले लेते हैं और इसमें इधर कर लेते हैं, दैट इज इक्वल्स टू सेकेंडरी टर्न, इधर होता है हमारे पास प्राइमरी टर्न। तो इधर हम लोग सप्लाई देते हैं और इधर जो होगा आउटपुट आएगा, ठीक है। हाँ, सप्लाई वोल्टेज मान लो हमारे पास वी है, अगर इसको हमको मान लो यहाँ, तो कैसे ये काम करता है, तो इसके वी हम लोग सप्लाई देंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न। तो ये सोलेनॉइड की जैसे ही करंट फ्लो करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, जो कि मैग्नेटिक फील्ड फ्लो करेगा ऐसे सर्कुलर रूप में, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया। अब यहाँ से हम लोग वोल्टेज चेंज करेंगे तो चेंज इन फ्लक्स यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ देगा, जिसके वजह से यहाँ पे वोल्टेज आएगा। अगर मान लो हमको वी आउटपुट बढ़ाना है तो क्या करेंगे, हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा देंगे, तो यहाँ पे वी आउटपुट बढ़ जाएगा। अगर हमको वी आउटपुट कम करना है तो नंबर ऑफ टर्न्स को हम लोग कम कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू वी इन अपॉन वी आउटपुट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट इज नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स अपॉन नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स, ठीक है। हाँ, इसको हम लोग नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स करते हैं, इसको हम लोग एनएस से डिनोट करते हैं, ठीक है। हाँ, तो वी इनपुट अपॉन वी आउटपुट डायरेक्टली याद रखेंगे, दैट इज इक्वल्स टू एनपी अपॉन एनएस होता है, और आई इनपुट अपॉन आई आउटपुट, ठीक है, इज इक्वल्स टू एनएस अपॉन एनपी, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स होता है, ठीक है। हाँ, तो ये याद रखेंगे, यही दो फॉर्मूला हमको याद रखना है, दैट इज इक्वल्स टू वी इनपुट अपॉन वी आउटपुट। इसलिए डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देगा, वी इनपुट अपॉन वी आउटपुट इज इक्वल्स टू एनपी अपॉन एनएस हो जाएगा, यानी वी इन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ प्राइमरी टर्म्स एंड वी आउटपुट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ सेकंड टर्म्स, ठीक है। हाँ, आई इनपुट अपॉन आई आउटपुट हो जाएगा एनएस अपॉन एनपी, ठीक है। हाँ, तो देखेंगे यहाँ पे, तो ये बेस्ट होता है, दैट इज इक्वल्स प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, जहाँ पे क्या होता है पावर इज टू कांस्टेंट हो जाता है। तो आई भी हम लोग कांस्टेंट लिख सकते हैं, जहाँ से आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएगा, इसलिए आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ टर्न्स है, लेकिन वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे देखेंगे तो वी इनपुट अपॉन वी आउटपुट हो जाएगा नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स अपॉन नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स, लेकिन आई आउटपुट अपॉन आई इनपुट देखेंगे तो एक ऐसा हो जाएगा, दैट इज नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स अपॉन नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्म्स। यहाँ पे आउटपुट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेकेंडरी टर्म्स आ गया एंड आई इनपुट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइमरी टर्म्स आ गया। अगर स्टेप अप करना है, मतलब हम लोग को आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा देना है वी इनपुट से, तो हम नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्म्स को बढ़ा देंगे, वही है, मतलब नंबर टर्म्स को सेकेंडरी टर्म्स को बढ़ा देंगे तो हमारे पास आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन क्या हो जाएगा, आउटपुट करंट हमारे पास कम हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर वोल्टेज हमको कम करना है तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल है, क्या कर देंगे, सेकेंडरी टर्म्स को कम कर देंगे और प्राइमरी टर्म्स को कांस्टेंट रखकर हम लोग सेकेंडरी टर्म को चेंज करते हैं, तो सेकेंडरी टर्म को कम कर देंगे एनपी से, तो हमारे पास आउटपुट करंट ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। हाँ, सीधे उसका उल्टा। नेक्स्ट हमारे पास चॉक कोइल। तो चॉक कोइल का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फ्री पढ़ लेते हैं। तो जैसे मान लो अगर हमारे पास कोई भी एक बल्ब है, उस जल रहा है, उसको वोल्टेज वी चाहिए, लेकिन हमारे पास क्या है, सप्लाई वोल्टेज वी से ज़्यादा है, तो हम लोग को वोल्टेज खपाने के लिए या तो रेसिस्टेंस यूज़ करते हैं या फिर चॉक कोइल। तो रेसिस्टेंस यूज़ करेंगे तो पावर यहाँ पे कंज्यूम करेगा, लेकिन हमको क्या करना है, डिवाइड पोटेंशियल विदाउट ए पावर लॉस, तो हम लोग चॉक कोइल यूज़ करते हैं। चॉक कोइल क्या होता है, सोलेनॉइड होता है, सोलेनॉइड के अंदर क्या होता है, वोल्टेज डिवाइड कर लेगा लेकिन पावर लॉस बहुत मिनिमम करेगा, ठीक है। हाँ, तो इसीलिए चॉक कोइल यूज़ करते हैं, बस इतना ही बात है। तो कंट्रोल करता है करंट इन एसी सर्किट, डिवाइड कर लेगा पोटेंशियल विदाउट ए पावर लॉस, ठीक है। तो चॉक कोइल, जिसका हमारे पास रेसिस्टेंस होता है, एक्सेल होता है, ठीक है। हाँ, तो इसीलिए यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है विदाउट पावर लॉस, मतलब विदाउट पावर लॉस नहीं होता है, लेकिन पावर लॉस बहुत कम होता है, ठीक है। हाँ, तो आइडियल की बात करें तो आइडियल हमको नहीं पढ़ना, जस्ट प्रैक्टिकल याद रखेंगे। रेसिस्टेंस लो होता है, एक्सेल हाई होता है, जिसकी वजह से वोल्टेज डिवाइड कर लेता है। यहाँ पे फाई इज लेस दैन 90 डिग्री होती है एंड कॉस फाई बहुत कम होता है, ठीक है। हाँ, तो पावर लॉस भी कम हो जाएगा, क्योंकि पावर लॉस आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस इंटू कॉस फाई होता है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन का वैल्यू है, क्वेश्चन दिया है, ये सर ने अच्छे से डिनोट नहीं किया है, लेकिन ये यहाँ से अलग है, ठीक है। हाँ, ये हमारे पास सर्किट दे दिया है और इधर इसका क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, तो इसको हम लोग सर्किट को अगर इधर ही बना लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो इस सर्किट को इधर ही बना लें, सबसे अच्छा रहता है। तो इसको कॉपी करते हैं, एक बार कॉपी हो जाएगा, कॉपी नहीं छोड़ो, डायरेक्टली इधर ही बना लेते हैं हम। तो एक हमारे पास सर्किट है जिसमें पहला है रेसिस्टेंस लगा है, रेसिस्टेंस हमारे पास आर इज इक्वल्स टू 4 ओम। फिर उसके बाद हमारे पास लगा है दैट इज इक्वल्स टू क्या लगा है, सॉरी, रेसिस्टेंस। फिर उसके बाद कैपेसिटर लगा है, कैपेसिटर है हमारे पास कितने का, जिसका एक्सी हमारे पास 3 ओम। फिर उसके बाद इंडक्टर, इंडक्टर का कितना दिया है, इंडक्टर हमारे पास एक्सेल हमारे पास 6 ओम, ठीक है। हाँ, और मेन वोल्टेज है, वोल्टेज कितना है, सॉरी हम डीसी का क्यों दिखा रहे हैं इसको, तो ये हमारे पास एसी सोर्स है हमारे पास। तो एसी सोर्स है हमारे पास जो कि है ई हमारे पास दे दिया है 10 sin ओमेगा टी, ठीक है। हाँ, 10 sin ओमेगा टी, ठीक है। हाँ, यहाँ पे एमीटर है जिसके हमको वैल्यू बनाना है, तो ये आई आर एम एस को रीड करेगा। हमको V1 बताना है यहाँ पे, तो यहाँ पे V1, यहाँ पे V2 और यहाँ पे V3, ठीक है। हाँ,
तो यहाँ पे हमको इसको सब कुछ कैलकुलेट करना है, ठीक है। हाँ, तो इसको करते हैं अच्छे से लेट, ठीक है। हाँ, सबसे पहले हम इसका क्या निकालें, सबसे पहले निकाला है जेड, तो हम लोग जेड निकालते हैं। तो जेड हमारे पास क्या हो जाएगा, डेट इज इक्वल्स टू इंपीडेंस। तो इंपीडेंस कैसे निकालेंगे, तो पहले एक्सेल और एक्सी देखेंगे। तो इसमें एक्सेल ज़्यादा है और एक्सी कम है, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्सेल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो एक्सेल माइनस एक्सी कितना करेंगे, 6 माइनस 3, तो 3 का होल स्क्वायर हमारे पास 9 आ जाएगा, प्लस आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर हमारे पास 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो हमारे पास 16 9 25, तो रूट 25 कितना हो जाएगा 5। तो हमारे पास कितना आ गया, जेड इज टू 5 आ गया, ठीक है, पहला सॉल्व, ठीक है। तो जेड इज टू 5 आ गया है पहला सॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आई नॉट, तो आई नॉट कितना हो जाएगा, आई नॉट हो जाएगा डेट इज टू वी नॉट अपॉन जेड। तो वी नॉट हमारे पास कितना है 10, तो 10 अपॉन 5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, डेट इज टू 2। तो आई नॉट आएगा 2, आई नॉट 2 एम्पेयर आएगा। लेकिन हम लोग का मीटर का रीडिंग तो आई आर एम एस करता है, तो आई आर एम एस कितना हो जाता है, डेट इक्वल्स टू आई नॉट अपॉन रूट 2। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, डेट इक्वल्स टू 2 अपॉन रूट 2। तो यहाँ पे हो जाएगा डेट आई आर एम एस रूट 2। टाइम मीटर का रीडिंग कितना आ जाएगा, रूट 2 देखेंगे, तो आई आर एम एस हमारे पास रूट 2 आ गया, सही है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो पावर फैक्टर होता है कॉस फाई, जो कि होता है हमारे पास आर बाई जेड, ठीक है। हाँ, तो आर कितना है हमारे पास, आर हमारे पास जेड है, तो आर बाई जेड पावर फैक्टर। तो आर हमारे पास 4 है एंड जेड हमारे पास 5 है, सॉरी हाँ 5 है, तो यहाँ पे 4/5 आ जाएगा, डेट इक्वल्स टू पावर फैक्टर। तो यहाँ से हम लोग फाई की वैल्यू कितने निकालेंगे, तो कॉस की वैल्यू 4/5 है। कॉस की वैल्यू ज़्यादा कब होती है, जब यहाँ पे थीटा कम होता है, यानी 37 डिग्री पे। कॉस फाई 37 डिग्री आ गया, मतलब हमको फाई मतलब फेस डिफरेंस आ गया कितना 37 डिग्री पे। और हमारे पास एक्सेल ज़्यादा है, मतलब हम लोग को वोल्टेज ज़्यादा होगा और आई कम होगा, मतलब यहाँ पे वोल्टेज क्या करेगा, लीड करेगा आई को कितने डिग्री से, डेट इज इक्वल्स टू 37 डिग्री से, ठीक है। हाँ, तो एक्सेल यहाँ पे ज़्यादा है, तो इंडक्टिव सर्किट हो गया, वोल्टेज लीड करेगा बाई 37 डिग्री। तो हम लोग इसका इक्वेशन बना देंगे। तो अगर हमारा आई कितना है, डेट इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5 हो जाएगा, अगर वोल्टेज हमारे पास साइन ओमेगा टी में है, कितने से 37 डिग्री से, ठीक है। और यहाँ पे आई नॉट की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो इसको लिख सकते हैं। अब रीडिंग ऑफ V1, तो V1 कितना हो जाएगा, तो V1 सिंपल हो जाएगा हमारे पास, V1 हो जाएगा डेट इज इक्वल्स टू सिंपल आई आर कर देंगे, तो आई आर एम एस इंटू आर कर देंगे, तो आई आर एम एस इंटू आर हो जाएगा, ठीक है। आई आर एम एस कितना है हमारे पास, रूट 2 इंटू आर कितना है 4, तो ये आ जाएगा 4√2 आ गया, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास V2, तो V2 हो जाएगा आई आर एम एस इंटू एक्सी, तो आई आर एम एस रूट 2 है और यहाँ पे 3, तो 3√2 आ जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास V3, तो V3 हमारे पास एक्सेल है, तो यहाँ पे आई आर एम एस इंटू एक्सेल हो जाएगा, तो आई आर एम एस हमारे पास रूट 2 है, तो यहाँ पे 6√2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आर एम एस वोल्टेज अक्रॉस है आर एन सी। आर एन सी में देखना है, तो आर और सी कैसे होते हैं, तो आर और सी, तो आर इधर होता है, सी इधर होता है, मतलब यहाँ पे हम लोग करेंगे डेट इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट 4√2 का होल स्क्वायर प्लस 3√2 का स्क्वायर, तो 4√2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, डेट इज इक्वल्स टू 16 इंटू 2 दैट इज 32 स्क्वायर, प्लस यहाँ पे हो जाएगा डेट इज 9 2 18 स्क्वायर, आंसर आ जाएगा 5√2, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे। अगर वोल्टेज सी और एल में देखते हैं, तो एल ऊपर होता है, सी नीचे होता है, ठीक है। हाँ, तो ये सिंपल माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, डेट इज इक्वल्स टू कैसे कर देंगे, तो एक्सेल माइनस एक्सी हो जाएगा, ठीक है। हम तो एक्सेल माइनस एक्सी हो जाएगा, तो ये तो हम लोग पढ़े हैं ना, डेट इज इक्वल्स टू जब एलसी सर्किट होता है तो हमारे पास नेट वोल्टेज कितना हो जाता है, सिंपल कर लेते हैं, डेट इज इक्वल्स टू VL माइनस VC कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 6√2 माइनस 3√2 3√2 आ जाएगा आंसर। आरएमएस वोल्टेज आर और एल में तो दोनों परपेंडिकुलर है, तो इसका भी कर देंगे, डेट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे, तो अंडर रूट 104 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास पावर ड्रॉप देखेंगे, तो आई आर एम एस इंटू वी इंटू कॉस 5, तो आई आर एम एस √5 है, सॉरी √2 है, और वी आर एम एस कितना हो जाएगा, डेट V0 अपॉन √2, V0 10 है और √2 करेंगे 10 अपॉन √2 जो कि 5√2 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। हाँ, 10 अपॉन √2 इंटू √2, तो एक √2 खत्म हो जाएगा, हाँ आंसर आ जाएगा हमारे पास cos 5 हमारे पास 4/5, तो यहाँ पे आ जाएगा डेट इज इक्वल्स टू 4 2 8, तो यहाँ पे 8 वाट आ जाएगा हमारे पास पावर ड्रॉप, ठीक है। हाँ, तो ये सब सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट है जाके हमारे पास है MR टेबल, ठीक है। MR टेबल मतलब जो भी हम लोग LCR सर्किट पढ़े हैं, LR सर्किट पढ़े हैं, उसका एक कंक्लूजन है हमारे पास, तो उसको देखते हैं, ठीक है। हाँ, लेट्स डू इट, ठीक है। हाँ, इसको अच्छे से देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास प्योर रेसिस्टिव सर्किट का डेट इज इक्वल्स टू क्या होता है, आई। अगर हम लोग इसका क्या बनाए फेजर डायग्राम, तो आई और आर सेम फेज में होते हैं, तो यहाँ पे फेज डिफरेंस 0 हो जाएगा। पावर फैक्टर कितना हो जाएगा, डेट इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, क्योंकि cos 5 तो cos 0 1 होता है। इंपीडेंस कितना होता है, आर के बराबर हो जाता है, ठीक है। हाँ, होल लीड सेम फेज में रहते हैं, कोई लीड नहीं करता है, तो इसका पावर हो जाता है आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस, cos 5 यहाँ पे 1 है, ठीक है। हाँ, प्योर कैपेसिटिव में देखेंगे तो कैपेसिटिव में आई इधर होता है एंड वी इधर होता है, यानी वी करता है π/2 से लैग करता है, ठीक है। हाँ, आई इधर ज़्यादा होता है, तो आई इधर हो जाएगा, वी हो जाएगा, तो फेज डिफरेंस π/2 आ जाएगा। पावर ड्रॉप कितना होता है, cos 90 डिग्री 0 हो जाएगा। यहाँ पे एक्सी की वैल्यू 1 अपॉन ओमेगा सी हो जाती है, जो कि इंपीडेंस के बराबर होती है, ठीक है। हाँ, वो लीड्स करता है, डेट इज इक्वल्स टू करंट लीड करेगा। यहाँ पे देखें करंट लीड करता है π/2 से बाई वोल्टेज, ठीक है। हाँ, यहाँ पे पावर लॉस 0 हो जाएगा क्योंकि 90 डिग्री पे है, ठीक है। प्योर इंडक्टिव में देखेंगे तो प्योर इंडक्टिव में ऊपर होता है, डेट इज इक्वल्स टू VL, इधर हो जाएगा आई, तो यहाँ पे क्या होता है, वोल्टेज लीड करता है बाई π/2, तो π/2 इज द फेज डिफरेंस। पावर ड्रॉप कितना हो जाएगा 0, क्योंकि cos 5 0 होता है, सॉरी cos π/2 0 हो जाएगा। यहाँ पे अगर एक्सेल की बात करें, ZL लिखा है जो कि जेड है, जेड इज इक्वल्स टू एक्सेल हो जाएगा, जो कि ओमेगा एल डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे लीड करेगा वोल्टेज कितने से π/2 से, और यहाँ पे हो जाएगा डेट इज इक्वल्स टू पावर ड्रॉप 0 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास RL सर्किट में देखेंगे तो आर इधर है, एल ऊपर है, ठीक है। हाँ, नेट इधर आ जाएगा, जो कि हमारे पे वी नेट हो जाएगा लीड करेगा, तो वी नेट यहाँ पे वोल्टेज लीड करेगा, ठीक है। हाँ, कितना हो जाएगा, तो देखें तो यहाँ पे हो जाएगा फेज डिफरेंस हो जाएगा डेट इज इक्वल्स टू π/2 और 0 के बीच में हो जाएगा, ठीक है। हाँ,
अगर पावर फैक्टर देखें तो वही हो जाएगा 0 से 1, क्योंकि यहाँ पे cos 0 से cos 90 के बीच की वैल्यू पूछी है, ठीक है। इंपीडेंस कितनी हो जाएगी, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। पावर हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस इंटू कॉस फाई, जो कि cos फाई आर बाई जेड के बराबर होगा। नेक्स्ट हमारे पास आरसी सर्किट में आर इधर है, सी इधर है, तो यहाँ पे वी नेट क्या करेगा, लैग करेगा, तो यहाँ पे करंट यहाँ पे क्या करेगा, लीड करेगा, तो करंट लीड करेगा, वी यहाँ पे लैग करेगा, ठीक है। यहाँ पर भी सेम एंगल होगा, लेकिन नेगेटिव में लिखेंगे, तो वो नेगेटिव पॉजिटिव नहीं लिखेंगे। तो 0 से π/2 के बीच में है, तो यहाँ पे 0 से 1 की वैल्यू हो जाएगी cos फाई, यहाँ पे हो जाएगा जेड कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा जेड। अगर यहाँ पे हम लोग वी नेट निकाले तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, पी देखें दैट इज इक्वल्स पावर लॉस आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस इंटू cos फाई, तो cos फाई को यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं आर बाई जेड, जहाँ की जेड की वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एलसी सर्किट एल ऊपर होता है, सी नीचे होता है, तो सिंपल इसमें कौन यहाँ पे डोमिनेटिंग होता है, सिंपल है, जो डोमिनेट करेगा वही होगा। अगर एल यहाँ पे मान लो ज़्यादा है तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा, तो ये डिपेंड करेगा। सपोज दैट अगर यहाँ पे वी एल इज ग्रेटर दैन वी सी है, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू इंडक्टिव का हो जाएगा, दैट इज वोल्टेज लीड करेगा। लेकिन अगर यहाँ पे अगर सी ज़्यादा होता है तो यहाँ पे करंट लीड करता है, क्योंकि यहाँ पे वी सी नीचे आ जाता है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे डिपेंड करेगा कि करंट और वोल्टेज कम होगा। अगर देखो वी एल इज़ ग्रेटर दैन वी सी है तो यहाँ पे वोल्टेज करेगा, और यहाँ पे अगर वी एल से ज़्यादा वी सी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करंट लीड करेगा, ठीक है। यहाँ पर भी पावर क्या हो जाएगा, ड्रॉप 0 हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री पे आएंगे आई और वी नेट में, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है π/2 का डिफरेंस होगा, क्योंकि यहाँ पे वी नेट इधर जाएगा और यहाँ पे आई हो जाएगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है हमारे पास 0 डिग्री, क्या है 0, तो यहाँ पे cos अगर cos π/2 0 होता है, यहाँ पे जेड देखेंगे, नेट इंपीडेंस कितना हो जाएगा, एक्सएल माइनस एक्सी, वी नेट कितना हो जाएगा, वी एल माइनस वी सी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सीरीज एलसीआर, तो सीरीज एलसीआर हमारे पास एक्स मान लो, यहाँ पे अगर हम लोग एक कंडीशन मानते हैं जहाँ पे वी एल इज ग्रेटर दैन वी सी है, तो यहाँ पे हो जाएगा दैट इज वी एल माइनस वी सी, और आई इधर हो जाएगा, तो यहाँ पे वी नेट ये भी डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर एक्सएल ज़्यादा होगा, सॉरी वी एल ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा, दैट इज वोल्टेज लीड करेगा, लेकिन कैपेसिटर ज़्यादा होगा तो आई लीड करेगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे 1 और 0 से 1 के बीच में हो सकता है क्या, cos फाई, ठीक है। 1 कब होगा, जब यहाँ पे रेजोनेंस कंडीशन आ जाएगा, एक्सएल इज इक्वल्स टू वी एल इज इक्वल्स टू वी सी के बराबर हो जाएगा। जेड कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे माने है कि एक्सएल इज ग्रेटर दैन एक्स, ठीक है, ये डिपेंड। और यहाँ पे पावर कितना हो जाएगा, आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस इंटू क्या करते हैं हम लोग, cos फाई, तो cos फाई की वैल्यू आर बाई जेड, तो इसको हम लोग रख दिया है, तो इसकी वैल्यू आ गई है, ठीक है। हाँ, तो इसके साथ ये चैप्टर हमारे पास एंड हो गया। तो थैंक यू सो मच। और ये बहुत बढ़िया तरीके से ये चैप्टर पूरी एंड हो गया है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू।